नमस्कार, सलाम, आदाब, खुशामदी, सत श्री अकाल, जय श्री राम। निर्माण शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक मध्य पाषाण काल पर। मध्य पाषाण काल, सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में पढ़ना क्या क्या है। मध्य पाषाण काल में क्या क्या पढ़ना है। सामान्य जानकारी इसकी देखनी है, सामान्य जानकारी। फिर इसके प्रमुख स्थल देखना है, जैसा कि हमने मैप पे बना के रखा है। ठीक है, प्रमुख स्थल आप नोट करते चलेंगे। फिर उसके बाद देखना है इसकी विशेषताएं। ये 3 टॉपिक देखना है, फिर आपका पाषाण काल खत्म हो जाएगा। आपको गारंटी है ये वीडियो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ बना रहा हूं और आपको बहुत ही प्रिय लगेगा ये वीडियो। आइए बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक सामान्य जानकारी पे। तो सबसे सामान्य जानकारी में क्या क्या जानकारी आपको जानना है, देखिए बात करते हैं सामान्य मध्य पाषाण काल में। तो सबसे पहले हमें इसे जानना है डेट। देखो सामान्य जानकारी में क्या क्या जानना है। सामान्य जानकारी में यह जानना है कि इसे मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल भी कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मेसोलिथिक कहा जाता है, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। और सबसे बात इसकी जो डेट है, इसकी डेट 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक, यानी ईसा मसीह के जन्म के 8 साल पहले से लेकर और 10 साल पहले के बीच का जो 2 साल 2000 का जो गैप है, लगभग 2000 साल का इतिहास आपको पढ़ना है मध्य पाषाण काल का। तो सामान्य जानकारी में हम बात करेंगे तो 2000 आप लिखिएगा आराम से, डायग्राम बना बना के लिखते हैं कि नोट की तरह पढ़ाया जाए। देखिए मध्य पाषाण काल की जानकारी या जनक का जो श्रेय है, जानकारी या जनक, जानकारी या जनक का जो श्रेय जाता है वो जाता है सीएल क्लाइकल को। सीएल क्लाइकल ने, सीएल क्लाइकल क्या करते हैं 1868 एडी में, यानी हमारा देश जब अंग्रेजों को गुलाम था उस समय सीएल क्लाइकल क्या करते हैं विंध्य पर्वत पर सबसे पहले जाते हैं विंध्य पर्वत, माने यूपी उत्तर प्रदेश के मतलब मिर्जापुर की तरफ विंध्य पर्वत की तरफ जाते हैं और वहां पर सबसे पहले वो खोजते हैं लघु पाषाण के उपकरण। इसीलिए इन्हें जनक कहा गया। सबसे पहले लघु पाषाण के उपकरण इन्होंने खोजा भारत में, इसीलिए इसे सीएल क्लाइकल को मध्य पाषाण काल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चूंकि लघु पाषाण ये बहुत बड़े भाग में खोजा गया, बहुत बड़े क्षेत्रफल में खोजा गया और बहुत ज्यादा जहां मनुष्य निवास करते थे उस क्षेत्र में खोजा गया। ठीक है, और जो लघु पाषाण होते थे वो लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई होती थी। 1 से लगभग 8 सेंटीमीटर इसकी क्या होती थी, लंबाई होती थी। ध्यान दीजिएगा 1 से 8 सेंटीमीटर के लघु उपकरण खोजे गए, इसीलिए इसे कहा जाता है माइक्रोलिथिक एज। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक। बेटा देख के पढ़ाना है वो मायने नहीं रखता, आपको समझ में आना चाहिए और कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए बस। जिसे कहा जाता है माइक्रोलिथिक एज। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज में इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोलिथिक एज में इन्होंने कुछ नए पत्थर खोजे। जो पुराने जो क्वार्टजाइट ओटराइट के जो पत्थर थे, फ्लिंट, जस्पर, ये पत्थर तो था ही, लेकिन कुछ और नए पत्थर इसमें प्राप्त किए। तो वो नए जानने हैं, बाकी छोड़ दीजिए, वो पुराने वाले तो वहां पे जो है निम्न पाषाण काल में हमने पढ़ाई है आपको। तो कुछ पत्थर जो खोजे वो कुछ नए प्रकार के कहते हैं, कुछ नए प्रकार के पत्थर थे। जब ये कुछ नए प्रकार के जब पत्थरों खोजते हैं, उस पत्थरों के कौन कौन से नए प्रकार के पत्थर रहते हैं उनका नाम देख लीजिए। ये पत्थर के जो नए प्रकार के जो पत्थर खोजते हैं, वो पत्थर में कौन कौन से पत्थर रहते हैं, ध्यान दीजिए। वो किस किस पत्थर का बना होता है। तो सबसे पहले जो बना होता है वो कार्नेलियन पत्थर का होता है, कार्नेलियन प्रकार का पत्थर है। दूसरा स्फटिक पत्थर का बना होता है। तीसरा है कैल्सीडोनी, और चौथा आर्गेट पत्थर।
इन सब पत्थरों से मानव क्या करता है, औजार बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, औजार बनाता है। क्या बनाता है, औजार बनाता है। ये जो मानव जो औजार बनाता है, उस औजार बनाता है तो क्या क्या औजार बनाता है, उसमें मानव हड्डी का सींग का भी प्रयोग करता था। तो हड्डी के सींग, क्योंकि पत्थर के नहीं थे लेकिन हड्डी के सींग के औजार मिले थे उस समय, ठीक है। और जो त्रिभुजाकार का होता था, त्रिभुजाकार का मतलब होता था मानव के पत्थर से ऐसे त्रिभुजाकार में एक आकृति में क्या करता था, औजार बनाता, ताकि जैसा भी वो फेंके कोई ना कोई कोना जाके पशुओं के छोटे छोटे जानवरों को, इस समय छोटे जानवरों को मानव ज्यादा शिकार करता था, तो छोटे छोटे जानवरों को जाके अटैक करेगा। तो उसे इस प्रकार से कोनेदार वो क्या करते थे, औजार बनाते थे, त्रिभुजाकार औजार बनाते थे। नवचंद्राकार या चंद्राकार, नवचंद्राकार चंद्रमा के समान, माने आधा चंदा की तरह दिखने में, तो नवचंद्राकार। और एक और औजार बनते हैं समलंब आकार का, लिख लीजिएगा साइड में, समलंब आकार का। ये इस प्रकार का औजार को वो क्या करता था, बनाता था। हड्डी के द्वारा तो हड्डी और सींग से भी तो औजार बनाता था, लेकिन मूलतः पत्थरों से ये इस प्रकार का औजार बनाता था। त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार और समलंब। त्रिभुजाकार माने ऐसे त्रिभुज के आकार का, नवचंद्राकार मतलब ऐसे चंद्राकार का, और समलंब के आकार का मतलब समलंब जो चतुर्भुज होता है उस आकार का क्या बनाता था, मानव औजार, माने उस समय का मानव जो है औजार बनाते थे। ये जो औजार थी की विशेषता क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये औजार की विशेषता क्या थी, एक एक पॉइंट करेक्ट है। इस औजार की विशेषता क्या है, इसकी 3 विशेषता मुख्य रूप से मिलते हैं। ये छोटे आकार के होते थे, किसके होते थे, छोटे आकार के होते थे। दूसरा, मारक क्षमता इनकी अधिक थी, मारक क्षमता अधिक थी, मारक क्षमता क्या थी, अधिक थी। और इनका प्रयोग छोटे जीव पर होता था, छोटे जीवों पर प्रयोग, छोटे जीवों पर इनका प्रयोग किया जाता था। ये इन उपकरणों की क्या विशेषता, उपकरण कभी पूछे नहीं जाएंगे, हाँ कभी पूछ सकता है त्रिभुजाकार उपकरण की विशेषता किस काल की विशेषता है, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, डेट तो कोई लेना देना नहीं। हाँ जनक पूछ सकता है, मध्य पाषाण काल के जनक है सीएल क्लाइकन, ठीक है, सीएल क्लाइकन है। अच्छा ये भी पूछा गया है एक बार पीसीएस में कि माइक्रोलिथिक काल, माइक्रोलिथिक एज किसे कहा जाता है, तो माइक्रोलिथिक में छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा जाता था। औजार छोटे छोटे पत्थरों के प्राप्त होते थे, इसलिए माइक्रोलिथिक कहा जाता। तो माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल का ही क्या है, नाम है, उपनाम है एक तरीके से। मध्य पाषाण काल के देखिए कितने नाम होंगे, मेसोलिथिक अंग्रेजी में, मध्य पाषाण काल जिसका मूल नाम है, संक्रमण काल कहा जाता है इसे, भी संक्रमण काल क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाऊंगा। इसका मोटा मोटी अगर देखना है, चूंकि निम्न पाषाण काल और जो है नव पाषाण काल के बीच का जो समय आता है मध्य पाषाण काल, तो इसलिए पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय है इसीलिए, और बाकी एक संक्रमण काल और एक है कि हिमयुग के बाद इस काल का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे संक्रमण काल कहते हैं। आगे हम समझाएंगे, ठीक है। आइए देखिए फिर से एक बार हम समझ लेते हैं क्या है पूरी बात मोटा मोटी। मध्य पाषाण काल का डेट है 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी, लगभग 2000 का इतिहास इसको जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल की जानकारी या जनक, सबसे पहले जानकारी या जनक सीएल क्लाइकल महोदय ने दिया, कब दिया, 1857 एडी में दिया। और ये बिंद पर्वत के छोटे वाले हिस्से, मतलब बिंद पर्वत की जब खुदाई कर रहे थे उस समय लघु पाषाण के इन्होंने उपकरण खोज डाला जिसकी माप लगभग जिसकी माप लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई के होते थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथिक, और छोटे छोटे होने के कारण इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। इसके पत्थर में कुछ परिवर्तन होता है, कहाँ से, उच्च पूरा पाषाण काल के पत्थरों से इसमें कुछ थोड़े से परिवर्तन आते हैं। इसमें पत्थर के जो क्वालिटी है, जैसे आर्किड, कार्नेलियन, स्फटिक और कैल्सिडोन पत्थर आ जाता है, जिसके वो औजार बनाते हैं। मतलब हड्डी के सींग का भी तो ये औजार बनाते हैं, जिसमें त्रिभुज, नौचंद्राकार और समलंब आकार का होता है। इस औजारों की विशेषता क्या है, छोटे आकार के होते हैं, इनकी मारक क्षमता ज्यादा होती है, और ये छोटे जीव पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। इतनी बात हो गई है ईमानदारी के साथ। ये सामान्य बातें हमने आपको लिखा दिया, नॉर्मल बात थी, सामान्य बात हमने लिखा दिया। आइए अब पढ़ते हैं आपका मध्य पाषाण काल के स्थल। तो मध्य पाषाण काल के स्थल पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आइए मध्य पाषाण काल के स्थल, मैप में ये पढ़ाएंगे तो बहुत जो नोट करने में भी समस्या होगी और आपको बाद में पढ़ने में भी समस्या होगी,
तो आप एक हेडिंग बनाएंगे, कैसे कैसे हेडिंग बनाएंगे देखिए, एक एक हेडिंग बनाएंगे और ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, अभी मैप समझाते हैं, पहले हेडिंग क्या बनाएंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल बनाएंगे। फिर आप बनाएंगे आधुनिक क्षेत्र, आधुनिक, फिर बनाएंगे आधुनिक क्षेत्र। जब आधुनिक क्षेत्र हो जाएगा फिर इस पे क्या क्या साक्ष्य मिला था, किस चीज की बात करें, एक एक चलते हैं, मैप में दर्शाते हैं कहाँ कहाँ मैप। देखिए भैया, मिलने का तो हर जगह मिला है, लेकिन मेन मेन मतलब बहुत जगह आप देख लीजिए, हर जगह जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक जाएंगे ना, वहां से छोटे छोटे जगह कहीं ना कहीं हर एक चीज का मध्य पाषाण कालीन के स्थल मिले हैं, बट ज्यादा नहीं आपको ध्यान देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं ध्यान देना, मेन मेन चीजें आपको ध्यान देनी है, चौकी काम काम की चीजों, नहीं तो अपने आप में अध्याय है ये, मतलब अपने आप में किताब बन जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते, इतनी हालत खराब हो जाएगी। आइए बात करते हैं, देखिए तो हम बात करते हैं कहाँ से, हम बात करते हैं इधर से, जहाँ से यहाँ से पहले राजस्थान वाला एरिया, फिर गुजरात, फिर चले जाएंगे कर्नाटक, फिर तमिलनाडु वाला एरिया, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल वाला एरिया, फिर यूपी के प्रतापगढ़। अगर जैसे आपको कहीं जगह मतलब एरिया बनाने में अगर मैप में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप मैप बनाएंगे जिस जिस तरह भी आप बना पाए, थोड़ा अच्छा होगा इससे, या थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ और अच्छा बनाए। लेकिन अगर गड़बड़ भी बन गया तो आप एटलस लिख लीजिए और उसके सामने मैपिंग आप एक आउटलाइन मैप लीजिए, उससे भरते चलिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा करके, है ना, थोड़ा वर्क किया जाता है। आइए बात किया जाए टॉपिक पर। तो सबसे पहला देखिए, राजस्थान में दो स्थल पढ़ना है, एक बागौर, ठीक है, बागौर और सांभर, ठीक है, बागौर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सांभर। सांभर हुई जहां सांभर झील है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बागौर, क्या लिखेंगे, बागौर। आइए बात करते हैं आराम आराम से, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे बागौर। बागौर, बागौर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इसकी जो उत्खनन करता, उत्खनन, इसके जो उत्खनन करता थे उनका नाम था बीएन मिश्रा, बीएन मिश्रा था, इनके उत्खननकर्ता का नाम क्या था, बीएन मिश्रा। 1968 से लेकर 70 तक इन्होंने 2 साल उत्खनन का इसका डेट है, आपको मिलेगा। ये तो आपको किताबों में नहीं दिया है, बट हाँ आप कभी किसी, आप अगर यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें दिया है सब चीजें, बहुत ज्यादा नहीं, किताबों से मैटर बनाया गया है, कोई आविष्कार नहीं किया गया, हम आपको झूठ नहीं कहेंगे, हाँ बट मेहनत लगी हमारी, ये बात हम आपसे कह सकते हैं। आइए देखिए बागौर, ठीक। अब देखिए बागौर जिला आधुनिक राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। कहाँ है, भीलवाड़ा। तो ये पूछा जा सकता है कि बागौर जिला मतलब भीलवाड़ा, जान लीजिए, पूछा तो उसे जाना नहीं जाएगा। अब देखिए ये जो बागौर है ना, इसकी खास बात ये है कि इसका, ये लिख सकते हैं आप फैक्ट के तौर में, कहीं भी ऐड कर लीजिए, बागौर जिले से ही ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, सर्वाधिक क्षेत्र फल पर फैला है, ये बात हो गई, 3-4 बात मैंने दिखा दिया कि बागौर जिला का उत्खनन करता कौन है और किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के भीलवाड़ा, और सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इसका साक्ष्य क्या क्या मिला है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई साक्ष्य मिलेंगे, तो पशुपालन का लिखते रहिए, पशुपालन मिटा देंगे आप, पशुपालन का, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और पशुपालन में भी खासकर कुत्ता, तो सबसे प्राचीनतम पालतू पशु कौन है, कुत्ता है, ठीक है। दूसरी बात इसी में लिखेंगे आप, मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य, मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य, मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य। पेन की कलर चेंज कर लेते हैं, भूल जाते हैं, रखा है 3-4 कलर का। तीसरा रहेगा
प्राचीनतम वनस्पति का साक्ष्य, सबसे ज्यादा प्राचीन वनस्पति यही होगी थी, ऐसा मैंने खोजा गया। तो आपका राजस्थान वाला जो एरिया है आपका हमने कवर कर दिया। मैप में आप देख लीजिए कहाँ है और इसमें कहाँ पे है, किस जिला में है, किसने खोजा, यहाँ पे होगा, क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ पे होगा। यहीं पे चिपकाने लगेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आइए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है सांभर। सांभर वही सांभर झील के आसपास का क्षेत्र है। सांभर झील के कहाँ है, आसपास का क्षेत्र। आइए तो सांभर हो गया, ठीक, ये भी राजस्थान में है, ठीक है, ये भी क्या है, राजस्थान में है। अच्छा गलती हो गई, जो प्राचीनतम वनस्पति जो था वो कट करेंगे आप। प्राचीनतम अगल बगल लिखा है, ध्यान दीजिए, वहां प्राचीनतम वनस्पति नहीं, प्राचीनतम पशुपालन का सच था, यहाँ वहीं तक सीमित है। प्राचीनतम पशुपालन और प्राचीन मकान बनाने का सच, यही दो मिला। और दूसरा यहाँ पे प्राचीनतम वनस्पति, प्राचीनतम वनस्पति का सच, ये थोड़ा गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, ध्यान दीजिए पॉइंट में। आइए नेक्स्ट, इसमें इतना ही। अब दूसरी बात करते हैं हम, पेन चेंज करेंगे ना, ये पेन घटिया फेंक देते हैं इसको। आइए नेक्स्ट, दूसरी हम बात करेंगे लखनाजपुर, यह है गुजरात में, मैं लिखवाएं लखनाज। लखनाज जो है कहाँ पे, गुजरात वाला क्षेत्र, यही वाला एरिया गुजरात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गुजरात वाले एरिया में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या है इसमें, कुछ जानना है, क्या क्या जानना, मेन बातें जानते हैं। इसमें 14 नरकंकाल मिला था। कंकाल माने क्या होता है भैया, जब शरीर का मांस खत्म हो जाए, हड्डी हड्डी दिखे और देख के डर लगे, वही क्या है, कंकाल। और कोई बात नहीं, कंकाल माने जो हड्डी, जो भूत प्रेत जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कंकाल उंकाल, उसी तरीके से मैंने मांस पूरे शरीर का क्या हो जाए, खत्म हो जाता है, उसे कंकाल। अब ये तो नॉर्मल चीज आप सब जानते हो। 8 ठो गड्ढे वाले चूल्हे मिले, गर्त चूल्हे, गड्ढे वाले क्या मिले, चूल्हे मिले, और साथ ही साथ सूक्ष्म उपकरण मिले। क्या मिले, सूक्ष्म उपकरण, इतनी चीजें मिला इसमें, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म उपकरण। अब आइए आप, चलिए कर्नाटक संगम कल्लू में कुछ लिखना नहीं है इसमें, अगर आप लिखना चाहे तो कर्नाटक के संगम कल्लू में यहाँ सब कुछ मिला है, लेकिन मिट्टी के मतलब मृतभांड नहीं मिले हैं, यही एक अंतर है इसमें, तो इसमें कुछ खास जानना नहीं है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आप चले आइए, क्या नाम है, हाँ थोड़ा पन्ना चेंज कर लेते अपना, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, आइए, और उसके बाद आइए तमिलनाडु। तो एक था, मैं दिख रहा हूं ना, टेरुनवेली में कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में टेरी पाया गया, टेरी उसको कहा जाता है राख का ढेर। पूछा गया कि राख का ढेर कहाँ पाया जाता, तो राख का ढेर या राख के टीले को क्या कहते थे, टेरी। लेकिन इस समय टेरी कहा जाता है बालू के टीलों को, उस समय राख का टीला था उसे टेरी कहा गया, लेकिन इस समय अगर आधुनिक में टेरी का मतलब होता है बालू का टीला। तो मेरा कहने का मतलब, सबसे बात पूछा जाए कि तमिल ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे टेरी की प्राप्ति हुई है। टेरी का अर्थ क्या आप समझेंगे, राख का टीला। आइए, अब इतना हो गया, आंध्र प्रदेश तक हम पहुंच गए। आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं, नाम लिख के छोड़ देना है, इसमें कुछ भी प्राप्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपना यूपी वाला सेक्टर हम ज्यादा पूरा करेंगे, यूपी वाला सेक्शन हम ज्यादा इसमें चलेंगे। हम दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, हम अपनी नोट्स को देख रहे हैं, आप बस आ रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं बंगाल वाला। थोड़ा सा बंगाल वाला पूरा कर लेते हैं, फिर यूपी वाला अपने आप में दमदार है इस तरीके से।
यूपी में तो बहुत कुछ मिला है। आइए चलिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है, पश्चिम बंगाल में क्या है, एक जगह है जिसका नाम है वीर भानुपुर। यह है पश्चिम बंगाल में है। वीर भानुपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। और वीर भानुपुर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लकड़ी के उपकरण प्राप्त हुए। किसके उपकरण? लकड़ी के क्या प्राप्त हुए? उपकरण प्राप्त हुए। बात समझिए, लकड़ी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से? वीर भानुपुर, पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं है कि पाषाण था तो पाषाण, हर एक चीज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल गया, तो इसी के आधार पर साक्ष्य में आप शामिल कर लीजिए। आइए फिर बात करते हैं हम। अब यूपी वाला सेक्शन थोड़ा लंबा चलेगा और इसमें ज्यादा है चीजें, ठीक है। जहां पे बातें, जैसे वीडियो में कुछ बात बकवास हो रही तो वहां 10-5 सेकेंड आप फॉरवर्ड कर दिया करिए, बट भाइयों वीडियो को पूरा देखा करिए। और सब्सक्राइब, कमेंट बोलने में, लाइक ये सब बोलने में मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअली लगता है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, बट कर दिया करिए, अब क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए फिर आइए देखिए, यूपी में 3 तो मुख्य पढ़ने हैं। तो सबसे है सराय नहर। सबसे पहला डालिए आप सराय, ऐसे डालिए डी, सराय नहर, ये लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए, बहुत देर से परेशान किया ना। सराय नहर, ये भी यूपी के प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले, ठीक है। और इसको खोजने वाले का जो श्रेय जाता है, इलाहाबाद के एक प्रोफेसर रहते हैं, उनका नाम रहता है जी.आर. शर्मा। और इनका साक्ष्य देखिए बहुत मजेदार मिल है इसमें। साक्ष्य लंबा है थोड़ा, सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए क्या, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट लिखते हैं। 37 नरकंकाल मिले हैं, 37 नरकंकाल, और ये तितर बितर माने बिखरे हुए नरकंकाल। ऐसा लगा है कि मानव ने, किसी ने आक्रमण किया, मानव संहार हुआ है एक तरीके से, ऐसा। तो 33 नरसंहार छित, मतलब तीतर बिखरे हुए मिले, एक तरीके से लिख लीजिए बिखरे अवस्था में, एक जगह बिखरे अवस्था में। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, पूछे इससे आपको डायरेक्ट फैक्ट बन के आता है, उसी को निष्कर्ष हम कह दे रहे हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे सामूहिक क्या हुआ था? नरसंहार। सामूहिक नरसंहार, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष आप कर सकते हैं बाह्य आक्रमण, हो सकता है बाह्य आक्रमण हुआ, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक बात तय है, यहाँ पे युद्ध हुआ है, ठीक है। युद्ध होने से इसीलिए कहा जाता है युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं उसी आधार पर, युद्ध का भी पूछा गया प्राचीनतम साक्ष्य, युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य, हो गया। आइए, इस 37 में से एक कब्र ऐसा मिला, 37 नरकंकाल में एक कब्र मिला है, एक कब्र। उस कब्र की विशेषता क्या है? ये अंडाकार था, सबसे विशेषता अंडे के आकार। उस अंडे के आकार के कब्र में, ठीक है, 4 आपको मिलते हैं क्या? 4 जो है कंकाल मिलते हैं। इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इसमें सामूहिक समाधान होता था। ठीक है, इस 4 में देखिए, मेरी बात समझिए, इस 4 में 2 पुरुष थे
और 2 महिला, पुरुष के ऊपर एक पुरुष के ऊपर एक पुरुष और एक पुरुष के एक महिला के ऊपर एक महिला। ऐसा नहीं पुरुष के ऊपर महिला, नहीं नहीं गलत है। एक पुरुष के ऊपर एक पुरुष और एक महिला के ऊपर एक महिला, ऐसे करके सिस्टम बनाए थे। ठीक है, ठीक। और इसी में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये अंडाकार था और इसे आवास के अंदर, जहां पे इनका घर था उसी आवास के अंदर दफनाए जाते थे। अंदर ही अंडाकार गर्त था और उसकी गहराई क्या थी? गहराई बहुत कम थी, कम। ठीक है। और देखिए स्तंभ गर्त मिले। स्तंभ गर्त का मतलब 4 स्तंभ होते थे और उस पे एक बिल्डिंग बनी होती थी बड़ी सी। ठीक है, उस पे क्या बनी होती थी? बिल्डिंग बनी होती थी, बहुत मतलब ठीक ठाक, मतलब लकड़ी उकड़ी के पत्थर उत्तर के, उसी को कहा जाता है स्तंभ गर्त। ठीक है। और ध्यान दीजिए 8 चूल्हे मिले। चूल्हे, 8 चूल्हे मिलने से पता चलता है ना इनकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, मतलब साथ मिलकर रहते थे, ज्वाइंट फैमिली, मिलकर साथ रहते थे। ठीक है, इतना ही जानकारी इसमें आपको रखना है। ठीक है, मिटाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कहिए तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। 37 नर कंकाल बिखरे अवस्था में, इससे पता चलता है यहाँ पे नरसंहार हुआ था, बाह्याक्रमण भी हुआ था, इससे निष्कर्ष निकलता है, अर्थात युद्ध का साक्ष्य। इससे कहा जा सकता है युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य। एक कब्र मिला, ऐसा कब्र मिला है जिसमें अंडाकार कब्र होता था, उसमें 4 मानव सोए हुए थे। इससे पता चलता है सामूहिक समाधान। उसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं होती थी। पुरुष के ऊपर पुरुष होता था, महिला के ऊपर क्या होती थी? महिला। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा। मादा, ये मादा जो है सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके उत्खनन करता वही सेम है, इलाहाबाद के प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर JR शर्मा जी हैं, और ये भी यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। अब जो मैं एक बार लिखा था हड्डी के उपकरण ना, यहीं से कहा जाता है, यहाँ के लोग हड्डी के भी उपकरण प्रयोग करने लगे थे। तो ये हड्डी के उपकरण एवं आभूषण का, हड्डी के उपकरण का प्रयोग करते थे एवं आभूषण का प्रयोग करते थे। तो सबसे ज्यादा आभूषण यहीं से मिला है, सर्वाधिक आभूषण, सर्वाधिक आभूषण। देखिए छल्ले मिले हैं। आलिया भट्ट थी उस समय, थी नहीं, बट आलिया भट्ट के जो है चीजें प्राप्त हुई। मतलब मजाक कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब साज सज्जा के सामान, लटकन, झुमका, अंगूठी, ये सब चीजें आभूषण के रूप में वहां प्राप्त हुई। तो आप अंगूठी, झुमका, छल्ले, घर और लटकन, तो ये बेकार चीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आभूषण कहाँ मिला था? तो अब माधा के प्रताप में। हड्डी के उपकरण भी क्या इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और है युगल सावधान। युगल सावधान, युगल सावधान मिला था। उसमें स्त्री पुरुष साथ में रहते थे। पूर्व की तरफ इनका पैर होता था, पश्चिम की तरफ इनका क्या था? सिर होता था। ठीक है, ऐसे रखा था। आइए ये अगर कंप्लीट हो गया तो आगे बात करते हैं। आइए आगे दमदमा। ठीक है, यूपी में ये भी पड़ता है। इसको भी प्रोफेसर JR शर्मा ने खोजा था।
यूपी के प्रतापगढ़ से लगभग जाएंगे आप 5 किलोमीटर दूर, एक जिला पर एक जो है तहसील पड़ता है जिसका नाम है पट्टी तहसील। ठीक है, कहाँ? प्रतापगढ़ से जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएंगे तो हाँ एक तहसील पड़ता है पट्टी तहसील। आप नहीं काम करिए, प्रतापगढ़ जाए वहीं पूछिए पट्टी तहसील कहाँ है, वहीं पे पड़ता है। तो अब इसका लिखना चाहें तो पट्टी तहसील आप लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या मिला? इसमें स्तंभ गर्त मिला, वही स्तंभ गर्त पहले बताया था। स्तंभ के ऊपर घर बना, गर्त के चूल्हे बने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग पूछ के वो परेशान, सील लोढ़ा कब मिला था, सील लोढ़ा कब मिला था? तो सील और लोढ़ा जिसे कहा जाता था सिलबट्टा, सिलबट्टे की प्राप्ति यहाँ पे मिला था। कहाँ पे? दमदमा में। ठीक है, ठीक। अब देखिए और क्या मिला था यहाँ पे? यहाँ पे 41 नर कंकाल मिले हैं। 41 नर कंकाल में एक कब्र मिला, एक कब्र, फिर 5 कब्र, फिर उसके बाद 36 कब्र, नहीं 35 कब्र, 35 कब्र। एक कब्र में मिला 3 लोग का सावधान, 3 लोगों का सावधान मिला। 5 कब्र में युगल सावधान, 2 लोगों को सावधान होता था, मतलब मर जाने पर 2 लोग को दफनाया जाता था। और 35 में एकल सावधान, मर जाने पर एक ही लोगों को क्या किया जाता था? आपको सावधान किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी खत्म होती हैं। कुछ स्थल, अगर एक स्थल और बच गया है जिसका नाम है चौपानी मांडो, इसको कंप्लीट कर दे। यूपी में ही है ये भी, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो यूपी में ही पड़ता है। यहाँ पे सरकंडा की झोपड़ी बनती है। सरकंडा, सरकंडा मीन्स होता है, बचपन में सरकंडा के पेड़ से आप लोग खेलते थे, पेड़ और बनाते थे सरकंडे से। सरकंडा वाले वही जो लकड़ी टाइप में मोटी मोटी लकड़ी होती है जिससे झोपड़ियाँ बनती हैं, मड़ई बनती है खासकर, जब यूपी बिहार वाले लोग जाते होंगे, मड़ई उस सरकंडा की बनती है। तो वही सरकंडा की झोपड़ी क्या है? तो सरकंडा की झोपड़ी। और सरकंडा की झोपड़ी के साथ साथ मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है इसमें। बाकी खत्म हो गया। विशेषता एक पॉइंट बचा है, विशेषता हम विशेषता भी नहीं हो जाएगा और कुछ। ठीक है, और एक और है, छोटा सा है, लिख लेते हैं, खत्म हो जाए इसके बाद। सॉरी, अच्छा ठीक है, मिटा दिए, कोई बात नहीं, मिटा दिए, कोई बात नहीं। एक लिख लीजिए, लेखैया। लेखैया जैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका प्रमुख स्थल, और ये हो गया स्थान यूपी का मिर्जापुर, आधुनिक वाला में लिखेंगे आप। अब प्राप्ति में लिखेंगे क्या? 17 नरकंकाल, नर 17 नरकंकाल मिले। ठीक, वही 17 नरकंकाल मिले जिसमें एकल समाधान था। ध्यान दीजिएगा, एकल समाधान, एक लोग का समाधान था, मतलब मर जाने पर एक ही लोगों को अंडाकार में ऐसे दफनाया जाता था, लेकिन जिनका पैर पूर्व की तरफ होता था और सिर पश्चिम की तरफ होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिर किधर होता था? पश्चिम की तरफ। ये इतना इंपॉर्टेंट था जो प्रमुख स्थल हमने आपको खत्म किया। अब आप हेडिंग डालेंगे विशेषता। क्या डालेंगे? मध्यकाल, मध्य पाषाण काल की विशेषता। क्या क्या विशेषता है? आइए हम आपको समझाते हैं मध्यकाल, मध्य पाषाण काल की विशेषता। मध्य पाषाण काल की विशेषता देखिए, विशेषता नंबर 1,
विशेषता। देखिए, चूंकि उच्च पुरा पाषाण काल के बाद, उच्च पुरा पाषाण काल के बाद हिमयुग की समाप्ति होती है। हिमयुग की समाप्ति होती है। जब हिमयुग की समाप्ति होती है तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ज्यादा लिखना नहीं है, मेरे लेक्चर में आपको लिखना बहुत कम पड़ेगा, समझ में सब आएगा। उच्च पुरा पाषाण काल की समाप्ति पर हिमयुग की क्या होती है, समाप्ति होती है। समाप्ति होती है। जब हिमयुग खत्म हो जाता है तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी बढ़ती है, ठीक है। गर्मी बढ़ने से सूखा बढ़ता है। सूखा बढ़ने से, ध्यान दीजिए, फिर मैं ऊपर चलूंगा। सूखा बढ़ने से जलवाष्प में परिवर्तन होता है। पहली विशेषता परिवर्तन। जलवाष्प में एक लिंक है ना, इसलिए लिंक कर दे रहा हूं। जलवाष्प में परिवर्तन होने से परिस्थितिकी परिवर्तन होता है। परिस्थितिकी परिवर्तन होता है। परिस्थितिकी परिवर्तन होने से चूंकि जलवाष्प होने से, देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से एक फायदा ये होता है, जनसंख्या की भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सर्वाधिक मानव का विकास, सबसे ज्यादा मानव जनसंख्या का विकास हुआ तो एक तरीके से आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है। परिस्थिति में परिवर्तन कैसे होता है, जीव और जंतु में परिवर्तन, जीव जंतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन ये जीव और जंतु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। जब जीव जंतुओं का आकार छोटा होता है तो छोटे औजार की क्या पड़ती है, आवश्यकता। इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है, ठीक है। छोटे औजार की आवश्यकता, शिकारी जीवन था, खाद को संग्रह करता था, इसीलिए छोटे औजार की आवश्यकता पड़ता है। छोटे औजार के साथ साथ यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र, मतलब फेंक के मारना है, तीर धनुष का विकास। हड्डी से धनुष बनाते थे, और जो चमड़ा होता था वो तीर की जो रस्सी होती थी उसको बनाते थे, और जो पत्थर होता था उसके तीर बनाते थे, और उसको पकड़ के ऐसे लगा खींच कर प्रक्षेपास्त्र करते थे। तकनीक का विकास, भाला फेंक कर किसी जानवर को मारते थे। कहने का मतलब रहता प्रक्षेपास्त्र, तकनीकी का विकास। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास। और देखिए, हवा में पक्षियों को मारते थे। जब उनको मांस उनको बड़ा स्वादिष्ट लगा तो मच्छियों को मार के भून के खाते थे। आग का प्रयोग, मैंने कहा था आग का अनियमित प्रयोग, यानी आग का खोज उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ, ये सत्य है। लेकिन नियमित प्रयोग, भोजन मानव पकाना कहाँ से शुरू किया, पकाना शुरू किया मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास करते थे, और साथ ही साथ छोटे औजारों से प्रक्षेपास्त्र तकनीकी से अब वो क्या क्या करते थे, पक्षी और मछलियों का शिकार करते थे। पक्षी और मछलियों का शिकार, मछलियों का शिकार करते थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बारात आ गई हमारे गांव में, मरे जा रहे हैं बजाने के लिए सब लोग। ये नहीं देख रहे कि हम पढ़ा रहे हैं, मतलब एक आदमी पढ़ा रहा है, नहीं ध्यान है, बजाएंगे जरूर, मानेंगे नहीं, ठीक है। हम कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। उधर वीडियो सही, इधर थोड़ा समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी से तो ये जो पक्षी और मछलियों का शिकार भी करते थे। अब प्रक्षेपास्त्र तकनीक से, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक में तीर कमान का विकास होता है। तीर वही धनुष, तीर कमान का विकास, तीर कमान का विकास होता है।
और जिससे अपनी क्या करते थे, आत्मरक्षा। आप वहीं से कनेक्ट कर लीजिए ना, ये दो बातें हो गई प्रक्षेपास्त्र तकनीक का। पक्षियों का, मछलियों का शिकार भी करते थे और आत्म रक्षा भी करते थे। अभी इतना बजा रहे, इतना खाम बजा के इनके बारात में, ठीक है, समझ जाएंगे हम क्या चीज है, ठीक। और देखिए दूसरी विशेषता, आप देखिए दूसरी विशेषता